प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2026 की एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो परिषद है उदयपुर RSCERT, उसने आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया है। किसका? सामाजिक विज्ञान का। हम अब सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। कितने मार्क्स का होगा? आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, और 2.5 घंटे में आपको इसको क्लियर करना है, हल करना है। कहने का मतलब, तो क्या हल करें? बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर, हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए में आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न होंगे। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और ये जो प्रश्न होंगे 8 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए हुए हैं उन प्रश्नों में सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पहला प्रश्न है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण या औद्योगिकरण या व्यवसायीकरण या वैश्वीकरण? क्या कहा जाता है? कॉलोनिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म और कॉमर्शियलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं औपनिवेशीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतू खेती के लिए करते हैं। घुमंतू खेती यानी स्थानांतरित खेती, जो स्थान बदल कर की जाती है, उस खेती के लिए। द टर्म बेवर इज यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द स्टेट। किस राज्य में इसको बेवड़ कहते हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? कहाँ कहते हैं इसको? मध्य प्रदेश में कहते हैं बेवड़ शब्द। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है। फैक्टर विच लीड टू सोयल डिग्रेशन। मृदा निम्नीकरण, डिग्रेशन का मतलब निम्नीकरण। क्या कारण है? वन उन्मूलन है। वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों को काट देना, पेड़ों को काट देना, तो होगा ये तो मृदा निम्नीकरण का कारण। अतिचारण, पशुओं के बहुत ज्यादा चरने को अतिचारण कहते हैं, तो ये भी होता ही है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, तो ये भी होता ही है। तो उपयुक्त सभी हैं वो मृदा निम्नीकरण के कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वैदिका फार्म या मल्चिंग, रक्षक मेखला या चट्टान बांध? तो वैदिका फार्म, जिसको सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा कारगर है। ट्रेस फार्मिंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका कौन निभाती है? सरकार का कौन सा अंग है वो मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका निभाता है? विधायिका है, जो कि कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। नगर पालिका, ये तो नगरों के शासन प्रशासन से संबंधित है। न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा करती है। तो मौलिक अधिकारों को साकार भी न्यायपालिका ही करती है। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उपभोक्ता कौन कहलाता है? उपभोक्ता, उपभोग करने वाला कौन है? उपभोक्ता है उपभोग करने वाला, व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला या निवेश करने वाला? कौन है उपभोग करने वाला? क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वन हु कंज्यूम, वन हु कंज्यूम, जो वस्तु को कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था? 1734 में। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया था? 1734 में। मुगलों की शक्ति को कम करने के लिए, या अंग्रेजों की शक्ति को कम करने के लिए, या मराठों की शक्ति को, या निजाम की?
तो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए राजपूतों ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट है जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? जननी एक्सप्रेस जिस पे लिखा हुआ ना 104 नंबर, वो किससे संबंधित है? कृषि से, ग्रामीण विकास से, सामुदायिक सहयोग से, या गर्भवती और नवजात महिलाओं से, फार्मिंग से, रूरल डेवलपमेंट से, या कम्युनिटी पार्टीशन से, या प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड? तो न्यू बॉर्न चाइल्ड और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है जननी एक्सप्रेस। जननी महिला उस महिला को कहते हैं जो अभी बच्चे को जन्म देने वाली है या जिसने दिया है। खंड ब में हम देखेंगे प्रश्न 2 मार्क्स वाला प्रश्न है अपना। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 9 से लेकर 12 तक। और ये जो प्रश्न है 9 का, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ था? कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी। तो आपको ध्यान हो प्यारे विद्यार्थियों, 1600 ईस्वी में कंपनी को मुगल शासक जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये वो कंपनी थी जो व्यापारिक मकसद से आई और लगभग 200 साल तक भारत में रही और शासन भी किया, आर्थिक शोषण भी किया। तो क्या फायदे हुए इसको बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से? तो एक तो कर ज्यादा लगाना शुरू कर दिया तो आर्थिक लाभ भी हुआ, टैक्स मिलना शुरू हो गया अब सीधा इसको, तो आर्थिक लाभ हुआ। और इसकी शक्ति में भी वृद्धि हो गई, आर्थिक लाभ और शक्ति बढ़ गई इसकी। अब ये जो बंगाल के आसपास के जो भी प्रांत थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ इसकी जो राजनीतिक शक्ति थी वो भी बढ़ गई, तो शक्ति बढ़ी। 2 लाभ हुए इसको। और भी कई लाभ हुए लेकिन 2 तो मैं लिखने ही है क्योंकि 2 मार्क्स का है। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कितने नंबर का है? 4.5 नंबर का है। और पर क्वेश्चन आधे मार्क्स का है, हमें भरने हैं। सॉरी, 4 प्रश्न है, आधा मार्क्स का है पर क्वेश्चन और 2 नंबर मिलेंगे। चारों प्रश्न हम सही कर देंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये जो शब्द दिए हुए हैं जैसे जनसंख्या पिरामिड है, दूसरा संसाधन है, तीसरा असमान है और चौथा है आना जाना। ये चारों प्रश्न जैसे पॉपुलेशन पिरामिड है, रिसोर्स है, अनवियन है और इन द आउट है, इसको हम यहाँ भरेंगे। ये जो खालिस्तान दिए हुए हैं इनमें भरना है, सही जो ऑप्शन होगा उसको भरना है, चूज द करेक्ट आंसर। अब हम कैसे करेंगे? लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक संसाधन है, देन मतलब साधन है, उनको किस में बदल देते हैं? रिसोर्स में। संसाधन क्या क्या भरेंगे? संसाधन भरेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या का वितरण है अत्यंत असमान है। समान थोड़ी है, असमान है। कैसे? कहीं जनसंख्या अधिक है, असमान है। कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या कम है, क्योंकि जहाँ जलवायु है वो अच्छी है, भूमि उपजाऊ है, पानी की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, तो वहाँ लोग दो ज़्यादा बसते हैं। और जहाँ इस प्रकार से विपरीत जो भी अवस्थाएं पाई जाती हैं तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं और जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण, वितरण मतलब फैली हुई है, तो असमान तरीके से, सभी जगह समान जनसंख्या का वितरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवास से तात्पर्य। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रवास का, माइग्रेशन वाला। माइग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल। क्या है माइग्रेशन? आने जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? हम ये है ना अपने इन और आउट, लोग आएंगे और जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? प्रवास। एक देश में आश्रित लोगों की संख्या कौन बताता है? तो ये पॉपुलेशन पिरामिड बताता है, जनसंख्या पिरामिड। आश्रित लोगों की भी जनसंख्या बताता है। तो आपको ध्यान है ना, जनसंख्या पिरामिड क्या क्या बताता है? लैंगिक अनुपात को बताता है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, वर्ग कितने हैं। साथ साथ वो ये भी बताता है कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग आश्रित हैं। तो देश में आश्रित लोगों की संख्या भी जनसंख्या पिरामिड बताता है, पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है। तो हो गए ना अपने 4 प्रश्न।
और 2 मार्क्स के कर लिए, पर क्वेश्चन का आधा मार्क्स था तो सही कर दिए, तो सही आंसर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न 11 का है और ये कहता है कि सुमेलित कीजिए खंड ए को और खंड ब से। कैसे करेंगे? ये भी 4 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आधा मार्क्स का है, चारों कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे हमें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? कोटा है। सबसे कम साक्षरता वाला कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा है। जनगणना किसे कहते हैं? जनसंख्या संबंधी सूचना और आंकड़े प्राप्त करने को क्या कहते हैं? 2 को इससे मिला दिया, गै से मिला दिया 2 को, यानी जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करना जनगणना कहलाती है। अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीवों को जो रहने का जो स्थल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं, ताकि वो जीव उन्मुक्त रूप से रह सके। जैसे हमारे लिए तो घर बने होते हैं, लेकिन जो जंगल में रह रहे जानवर हैं ना, उनके लिए तो वही वन है, अभ्यारण्य है, वही उनके घर है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। मिला दिया सबको मिला दिया तो हमें क्या मिल गया? 2 नंबर मिल गए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखना है। सिर्फ 2 ही शब्द यूज करने, सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिखना है। ये भी 4 प्रश्न है, हर प्रश्न आधे मार्क्स का है, 2 नंबर मिल जाएंगे, चारों कर देंगे तो। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। बिल्कुल किया गया है, तो क्या है ये? सत्य है। जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसको बहिष्कृत कहा जाता, नहीं कहा जाता बहिष्कृत का मतलब होता है निकालना, तो बात रखने वाले को नहीं कहेंगे, तो क्या हो गया? ये असत्य हो गया, इसमें असत्य लिख देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। बिल्कुल सत्य है ये। शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास का लक्ष्य है, तो बिल्कुल है, ये भी सत्य है। जैसे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड, तो यस है, यस हो गया। दूसरे में ए पर्सन हु गिव ग्रुप एक्सप्रेस, तो जो अपने शब्दों को एक्सप्रेस करे, पुरजोर तरीके से उठाए, कॉल्ड आउटसाइड, तो क्या उसे आउटसाइड करेंगे? नहीं करेंगे, बहिष्कार तो नहीं करेंगे उसे, तो नो, इसमें नो हो गया, नहीं। अकॉर्डिंग टू फॉल्स हो गया, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राइट टू वाटर इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यस सही है। क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और स्वच्छ जल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, तो यस है ये। खंड स है और खंड स में हमारे पास 13 से 22 तक के प्रश्न हल करने, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। विश्व बाजार में भारतीय नील की खेती की इतनी मांग ज्यादा क्यों थी? मांग इतनी क्यों थी, यानी ज्यादा क्यों थी, ये प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो वाई वाज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन द वर्ल्ड मार्केट, विश्व बाजार में नील की खेती कितनी मांग क्यों थी? क्योंकि ये गहरे रंग का था, जीवंत कलर था इसका, और टिकाऊ नीले कलर के कारण इसकी मांग यूरोपीय बाजार में ज्यादा थी। यूरोपीय कपड़े के लिए ये मूल्यवान था, यानी इसकी गुणवत्ता अच्छी थी और आसानी से पहुंच भी, आसानी से पहुंच का मतलब ब्रिटेन का के अधीन था भारत, तो आसानी से भारत से कच्चा माल ले जा सकता था ब्रिटेन, तो आसानी से पहुंच भी थी, अच्छी गुणवत्ता भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का है। विलियम जोन्स कानून के माहिर तो थे ही, साथ साथ भाषाविद थे, ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो उन्होंने 13 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया
और 28 भाषाओं में उनको दक्षता भी प्राप्त थी। उन्होंने संस्कृत सीखी भारत में और संस्कृत में कई जो बुक थी उनका अनुवाद भी किया। जैसे कालिदास का नाटक था विज्ञान शकुंतलम, इसका अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के स्रोत बन गए थे। कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। 4 मार्क्स का है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों में आत्मविश्वास था, आत्म सुधार था, ज्ञान था, सेवा थी, सार्वभौमिक भाईचारे का पर भी बहुत जोर दिया गया था। तो उन्हें युवाओं को दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुकने को प्रेरित किया उन्होंने। वे मानते थे कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वे साधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, मानव नहीं बनाता, उनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उदाहरण सहित बताना है आपको। व्हाट इज द नेचर रिसोर्स, हाउ मैनी पार्ट कैन नेचुरल रिसोर्स बी कैटेगराइज्ड। तो प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से सीधे मिले, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूरज की रोशनी है, खनिज है, कोयला है और पेट्रोलियम है। ये सब चीजें प्रकृति से मिली हमें। इन्हें नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में बांटते हैं। जैसे ये वे साधन है, नवीकरण कौन से हो जाएंगे, जो रिन्यूएबल है। ये वे संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं और समाप्त नहीं होते। जैसे वायु है, जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है। ये रिन्यूएबल है, नवीनीकरण है। अनवीनीकरण जो नहीं बनाए जा सकते, एक सीमित मात्रा में और उन्हें अत्यधिक उपयोग, अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया तो वो खत्म हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है और लोहा और तांबा है। ये सब क्या है, प्रकृति से हमें, जो पृथ्वी की चट्टानें हैं नीचे, धरती के नीचे भूगर्भ में, वहाँ ये लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं। तो इनको बनने में एक लंबा समय लगता है और सीमित मात्रा में ही। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में मूलभूत अंतर क्या है, क्या अंतर है। दोनों ही बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन कृषि पद्धति में दोनों में ही अंतर है। क्योंकि अमेरिका क्या एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, जबकि भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील, अभी विकास कर रहा है। अमेरिकी खेती उन्नत मशीनों से होती है, जबकि भारत में शारीरिक श्रम पे ज़्यादा आधारित है। अमेरिका की खेती का आकार बड़ा है, जबकि भारत में खेती का आकार छोटा है। अमेरिका में मक्का, सोयाबीन, एकल फसल ज़्यादा बोई जाती है और भारत में मिश्रित कृषि है वो ज़्यादा की जाती है। मिश्रित यानी मिली जुली। निर्वाह खेती, भारत में निर्वाह मतलब जो परिवारों को चलाने के लिए की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, वो खेती ज़्यादा की जाती है भारत में। जबकि अमेरिका में वाणिज्य यानी पैसा, धन कमाने के लिए मार्केट में, सीधा मार्केट में जाए, इस प्रकार की खेती अधिक की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है 17 का जो प्रश्न अपना, वो क्या कह रहा है, सरकार की कार्यवाहियों पर सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त किन किन तरीकों का उपयोग हम कर सकते हैं, समझाइए। जैसे चुनाव के बाद हम सरकार बदल सकते हैं, बदल देते हैं। अगर सरकार सही ढंग से काम ना करे तो क्या इसके अलावा भी सरकार की कार्यवाहियों पर सहमति और असहमति व्यक्त करने का हमारे पास तरीका और भी है क्या, जनता के पास करने का मतलब। तो अपने विधायक और सांसदों के माध्यम से हम अपनी बातों को उठा सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं उनके माध्यम से, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी हम सहमति और असहमति व्यक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। गिवन योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट। तो इसके लिए अपना पक्ष रखें और तर्क दीजिए कि क्या लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। बिल्कुल, सरकार पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। निष्पक्ष न्याय करने के लिए भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। और 5वां पॉइंट हो गया अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए भी जरूरी है। और
छठा हो गया अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ से और किसके नेतृत्व में हुई। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान में कोटा से होती है सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये लाला हरदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुई थी। और महत्वपूर्ण घटना का क्या हुई इसमें, 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ विद्रोह शुरू होता है और क्रांतिकारियों ने कोटा राज्य की सेनाओं का क्या किया, नेतृत्व किया। मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक कोटा पे नियंत्रण बनाए रखा। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वीप जो प्रोग्राम चलता है ना वो, और वोटर एजुकेशन तो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देना और मतदाता को जागरूक करना। मतदाता को बताना कि आपकी लोकतंत्र में भागीदारी कितनी जरूरी है। लोग कह देते हैं कि 1 वोट का क्या फर्क पड़ता है, तो 1 वोट का बहुत फर्क पड़ता है। 1 वोट से हार और जीत तय हो जाती है। नेक्स्ट, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे। तो नियमित रूप से हम गांव की सफाई करेंगे, नालियां साफ करेंगे, सड़कों पे थूकेंगे नहीं और खुले में शौच न करें और खुद शौचालय का प्रयोग करेंगे, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे। मानव मल और पशु मल का सुरक्षित निपटान करेंगे तो गांव क्या होगा, स्वच्छ होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग यानी किला है। तो कथन की व्याख्या कीजिए। तो पहले राजा महाराजा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग बनाते थे। कोई पहाड़ों पर बनाता, कोई रेगिस्तान में बनाता, तो कहीं मैदानी क्षेत्र में बनाते। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग एक पहाड़ी दुर्ग है राजसमंद में। तो ये दुर्ग इतना सुरक्षित क्यों था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो निर्माण करता तो महाराणा कुंभा हो गए, वास्तुकार इसके मंडन हो गए। 1448 में इसकी शुरुआत होती है, 1459 में बनकर तैयार होता है। इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है और सबसे सुरक्षित किलों में ये माना जाता है। और इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान में हथकरंगे उद्योग पे टिप्पणी लिखनी। हथकरंगा मतलब हाथ से बनाई जाने वाली चीजें। अगर 4 मार्क्स का प्रश्न है तो उत्तर बड़ा लिखें, छोटा है तो छोटा लिख दें। 2 ही मार्क्स का होता तो और छोटा आंसर दे देते इसका। राइट ए नोट ऑन द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हथकरंगा उद्योग राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल है, जो सूती और ऊनी कपड़ों के उत्पादन पे केंद्रित है। सूती खादी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है और ऊनी खादी का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। बुनकरों को यहाँ रोजगार मिलता है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ये उद्योग योगदान देता है। राजस्थान के मानचित्र में इन स्थानों को भरना है। कौन कौन से स्थानों को, 1 मार्क्स मिलेगा, एक सही भरेंगे तो। गंगानगर, चूरू, राजसमंद और जैसलमेर। तो सबसे पहले हम राजस्थान के मैप को देखें। और राजस्थान का मैप अगर आपको भरना सीखना है तो अपने चैनल पे विजिट करें और वहाँ आपको हर जिला है वो भरना सिखाया हुआ है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। भारत का भी सीखना है तो भी सीख सकते हैं। भारत का मैप, विश्व का मैप सब सिखाया हुआ है, तो आप अपने चैनल पे विजिट करें और आसानी से सीख लें। बहुत ही सरल तरीके से आप उसके बाद मैप को भर देंगे। उत्तर में क्या है, श्री गंगानगर है, यहाँ श्री गंगानगर भरे। गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़ है और यहाँ चूरू है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। और राजसमंद कहाँ है, तो ये यहाँ बांसवाड़ा, यहाँ डूंगरपुर और ये उदयपुर है। उदयपुर के ऊपर ऐसे लंबा लंबा सा जो जिला है वो राजसमंदी है। खंड द है और खंड द में 23 से 25 तक के प्रश्न होंगे। डलहौजी की नीति किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है। डलहौजी की ध्यान है ना आपको, डलहौजी कौन था, तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण रहा इनकी नीतियां। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने तो सहायक संधि की
और उसी सहायक संधि का फायदा उठाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अपनी साम्राज्यवादी नीति का यूज किया और व्यापगन सिद्धांत यानी हड़पने वाली डॉक्ट्राइन लैप्स जिसको कहते हैं, तो इस नीति का पालन किया और राजाओं को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, उनके साम्राज्य को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारतीय राजाओं के लिए प्रमुख है संतोष का कारण बनी, क्योंकि इस नीति के तहत जो सतारा, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, नागपुर, झांसी, तो इन राज्यों को इन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। और झांसी की रानी के विरोध करने का प्रमुख कारण भी यही था कि उनको कहा गया कि आप किसी को गोद नहीं ले सकती और राजा का अब देहांत हो चुका है, तो आप का शासन है वो हमारा होगा। तो रानी ने यहाँ विरोध कर दिया था और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों से टकरा गई, कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया, यानी अवध को हड़प लिया, राजाओं की संप्रभुता का हनन किया, गोद लेने की जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया और जो वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी उसका गलत उपयोग किया। कहने का मतलब लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है वो टिप्पणी वाला है, 4 मार्क्स का होगा। दांडी मार्च, सिर्फ 2 पे टिप्पणी लिखनी है। दांडी मार्च पे लिख दे नमक सत्याग्रह, 1920 का खिलाफत आंदोलन लिख दे या रोलट सत्याग्रह लिख दे। तो हम दांडी मार्च का लिखेंगे और रोलट सत्याग्रह का लिखेंगे। तो दांडी मार्च क्या था? 12 मार्च से शुरू हुआ 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में, और ये ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह था। नमक पे टैक्स लगा दिया था अंग्रेजी सरकार ने और उसी का विरोध किया जा रहा था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी ये यात्रा। 6 अप्रैल को दांडी जाकर ये इस यात्रा को समापन हुआ था। वहां जाकर कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी के नेतृत्व में वह 78 स्वयं सेवक जुड़े हुए थे गांधी जी से और 387 किलोमीटर यानी 240 मील की यात्रा थी। रोलट एक्ट क्या था? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिसे काला कानून कहते हैं, और इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना, जिसके तहत अंग्रेजों को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे इस कानून के तहत बिना बताए। नेक्स्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न करना है, अथवा में है। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए और भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय लिखिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य पारित किया हुआ है 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट। भूमि संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसमें से एक ही करना है क्योंकि अथवा है, कोई सा भी कर सकते हैं। भूमि संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करें, समुच्चय जुताई करें, सीढ़ेदार खेती करें, पट्टीदार कृषि करें, पशु अतिचारण को रोकें, बांध बनाएं, वनों की कटाई को रोकें, भूमि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग है वो कम करें। नेक्स्ट 25 का प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में 4 मार्क्स का है, अथवा में करना है आपको। एक प्रश्न जो भी अच्छा लगे। 13 साल के एक बच्चे को कारखाने में मजदूरी करवाना। तो ये पेपर हमने हल कर लिया। नेक्स्ट पेपर हम विज्ञान का हल करेंगे। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, खुद भी पढ़ें और दोस्तों की पढ़ने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।